हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब से पहला पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका ये वन शॉट है। इसमें पूरा चैप्टर आपको कवर अप कराया जाएगा विद डिटेल। आप देखते रहना, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और पेपर में तुम्हारे कोई क्वेश्चन आ जाए तुम उसका आंसर जरूर दे पाओगे अगर तुमने अच्छे से इस चैप्टर को मेरे साथ कर लिया। वही वाला बॉन्ड जो आपका और मेरा बना हुआ है, उसी बॉन्ड से हम कंटेंट भी पूरा करने वाले हैं। तो टेंशन मत लो दोस्तों, एक माइंड मैप क्रिएट करूंगा और यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक स्टोरी के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम थ्योरेटिकल चीजें आपको याद रह जाएं, आप भूलो ना। यही मेरा पर्पस रहता है आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने का, कि भैया ज्यादातर चीजें तुम्हारे दिल के अंदर ऐसे बसी होनी चाहिए कि जब तुम्हें जरूरत हो लिखने की तुम लिख पाओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताता हूं कि इस वन शॉट के अंदर जो चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है, ये लिखा है, देखो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी होता है। ये ईव का मतलब क्या है, पहले ये क्रैक करते हैं दोस्तों। ईव का मतलब वैसे इवनिंग होता है, लेकिन इस चैप्टर में टाइम है। टाइम, आजादी के टाइम पर, 1947 के टाइम पर हमारे प्यारे देश भारत के क्या हालात थे, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी आजादी के टाइम पर, यही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक इवेंट्स पे है। सारे हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, जो इकोनॉमिक्स के अंदर यूजफुल है वो चीजें हमें पढ़नी है। तब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने राज किया है, तो अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरीके से खराब किया, क्या कुछ फायदा भी दिया अंग्रेजों ने, वो चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर अप होंगी। और अगर आप आसानी से इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो मेरे दोस्त, ये पूरे चैप्टर का कंटेंट 6 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं और चैप्टर खल्ली बल्ली। यानी हमें यह तो क्लियर हो गया कि पहले पहले चैप्टर के अंदर मैं क्या करूं। तो इंडिया की एग्रीकल्चर को अंग्रेजों ने कैसे अफेक्ट किया देखेंगे, इंडिया की इंडस्ट्रीज को, ऑक्यूपेशंस को, अलग अलग तरीके के काम धंधों को, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, बिल्डिंग, बिजली, ऐसी फैसिलिटीज को कैसे अफेक्ट किया, इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन को अंग्रेजों ने कैसे अफेक्ट किया। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो ये 6 चीजों को अंग्रेजों ने कैसे बदला, कैसे तहस नहस किया, या किसी चीज को अच्छा भी किया, तो वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। टेंशन मत लेना। अगर तुम्हें इसमें से किसी भी एक वर्ड का मतलब पूरा क्लियर नहीं है, तो जब हम इस एक एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे तब आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। टेंशन मत लो। लेकिन दोस्त, मैं चाहता हूं कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी बताऊं, ताकि आप एक बेस क्रिएट कर दो इस चैप्टर को याद रखने के लिए। और पता है कि ये चैप्टर सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगा। ये इतनी बड़ी जनरल नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहो, या 12th क्लास के बाद ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहो जहां पर जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल सीयूईटी का पेपर होता है, तो वहां पर भी एक जनरल टेस्ट होता है, तो वहां पर भी ये काम आएगा। चाहे आप यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बनने की कोशिश कर रहे हो, तो भी दोस्त तुम्हारे काम आएंगी ऐसी ऐसी नॉलेज इस चैप्टर के अंदर गिवन है। लेकिन ट्रस्ट में मेरे दोस्तों, अगर आपके स्कूल के अंदर कोई किताब लगवाई गई है, फॉर एग्जांपल काफी सारे स्कूल्स के अंदर टीआर जैन वीके हो रही है, और काफी सारे स्कूल के अंदर संदीप गर्ग वाली किताब से पढ़ाया जा रहा है, सुभाष डे, राधा बहुगुणा, ना जाने कौन कौन से ऑथर्स हैं, तो उनसे भी रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा। और काफी सारे स्कूल के अंदर एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। एक ऐसा डिबेटेबल टॉपिक बीच में आता है जो रेफरेंस बुक्स यानी जो ऑथर की अलग अलग बुक्स हैं उसमें डिफरेंट है, और एनसीईआरटी में डिफरेंट है। लेकिन सही क्या है आप लोगों के लिए यह बताना मेरा काम होता है, तो हर एक चैप्टर को उसी तरीके से क्लियर करता चलूंगा, आपको दिखेगा। तो देखते हैं भाई, अंग्रेज हमारे देश के अंदर कैसे आए, वहां से शुरुआत करते हैं। तो दोस्त मेरे, वैसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है अंग्रेज हमारे देश के अंदर कैसे आए। सीधा सीधा इस किताब के अंदर बोला गया है 1757 में अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी बंगाल के नवाब से, और अंग्रेज वो लड़ाई जीत गए थे। उस जीत से अंग्रेजों ने डंका बजा दिया, बोला कि अब हम इंडिया पे ऑफिशियल लेवल पे राज करते हैं। तो अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का राज 1757 से इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, बंगाल के नवाब को हराकर। बंगाल में नवाब कौन थे एक्चुअली बताता हूं। बंगाल में एक स्पेसिफिक जगह है, प्लासी बोलते हैं उसको, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी, और वहां के नवाब थे सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला।
नवाब को तुम राजा मान लो, कुछ भी मान लो, तो बेसिक सी छोटी सी चीज लिखी हुई है दोस्तों। 1757 में अंग्रेजों ने लड़ाई करी, उस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। वो जीत गए ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स की एक खास कंपनी बनी हुई थी इंडिया में, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की कंपनी थी वो, हमारी नहीं थी। नाम इंडिया है। अच्छा जी, सिराजुद्दौला जी को हरा दिया इन्होंने और अपना कॉलोनियल रूल स्टार्ट कर दिया। कॉलोनियल रूल, रूल का मतलब राज। कॉलोनियल रूल एक ऐसा राज होता है जिसके अंदर कोई किंग कंट्री कोई गुलाम कंट्री को संभाल रही होती है। तो किंग कंट्री एक्चुअली ब्रिटेन थी और गुलाम कंट्री इंडिया थी, तो इंडिया को संभाल रही थी, अपने हिसाब से मैनेज कर रही थी, कुछ खराब किया कुछ ठीक किया। तो ओवरऑल आपको तो पता ही होगा, जब बोल रहे हैं किताब के अंदर 1757 में अंग्रेजों ने इंडिया पर राज करना स्टार्ट किया, तो 1947 में अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 190 साल। काफी सारे दोस्त, मम्मी पापा, दादा दादी बोलते होंगे अंग्रेजों ने 200 साल से ज्यादा इंडिया पे रूल किया। हमारी किताब बोलती है 190 साल रूल किया। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब लोगों को सही बताओ, 190 साल था भाई, 200 प्लस ईयर्स नहीं, 190 साल। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा जी, यहां पर तुम्हें एक वर्ड देखने को मिलेगा, कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म या फिर कोलोनियल रूल। तो दोस्तों एक ये ऐसा वर्ड है जो बताता है कि दो देश के बीच में ऐसा रिश्ता होता है कई बार कि एक देश राज करता है और एक देश गुलाम होता है। तो राज करने और गुलाम होने के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म, ब्रिटेन तो राजा थे, ब्रिटिशर्स राजा थे और इंडियंस गुलाम थे वहां पर, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, कोलोनियलिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग कंट्री एंड द स्लेव कंट्री। स्लेव कंट्री उस टाइम इंडिया को बोल सकते हो, रूलिंग कंट्री उस टाइम तुम बोल सकते हो ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन कुछ भी लिख दो, मैंने तो ब्रिटिशर्स लिख दिया ऐसे करके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वर्ड यूज होगा। इसकी डेफिनेशन एग्जाम के लिए इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ड यूज होगा इसलिए मैं इसका मतलब बता रहा हूं। अब दोस्तों एक अच्छी सी बात, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत किस तरीके का दिखाई देता था, आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए भाई। ये अपना इंडिया है, और दोस्त देख रहे हो जो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, ये पहले हमारे पास था। बांग्लादेश जो हमारे से अलग हो गया, हमारे पास था। एक कंट्री है म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते थे, ये हमारे पास थी। तो इंडिया यूनाइटेड और बहुत बड़ा था। अंग्रेजों ने हमारे देश को तोड़ दिया, बर्मा अलग किया, फिर पाकिस्तान अलग कर दिया, और आज आप जानते ही हो। छोटा सा फैक्ट है, अंग्रेज इंडिया में आए क्यों थे, उसके पीछे बड़ी चालाकी वाली गेम है। एक्चुअली देखो, तुम्हारे दिल के अंदर क्वेश्चन भी उठता होगा यार, 1757 में अंग्रेजों ने इंडिया में राज करना स्टार्ट किया, उससे पहले क्यों नहीं भाई? 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले राज क्यों नहीं किया, या फिर बाद में क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर है ना, अंग्रेजों के देश के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है अंग्रेजों के देश के अंदर फैक्ट्री पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री सेट करने की मुहिम चलाई जा रही थी। और जब किसी देश में ऐसा रेवोल्यूशन चलता है ना, मान लो बहुत सारी फैक्ट्री लगाई जाएंगी, तो दोस्त फैक्ट्री के अंदर जो भी माल बनता है, जो भी चीज प्रोड्यूस होती है, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों के देश में रॉ मटेरियल नहीं था उतना जितने की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने हमारे जैसे बहुत सारे देशों पर राज किया और उन देशों से रॉ मटेरियल अपने देश में ले गए और वहां पर फैक्ट्री के अंदर सामान प्रोड्यूस किया। सामान प्रोड्यूस करके जो भी सामान बना, फॉर एग्जांपल वो हमारे देश से कॉटन ले गए, ये कॉटन रुई है, ये ले गए। इस कॉटन से उन्होंने अपने देश में टी शर्ट बना दी और टी शर्ट बना के हमारे देश में ही बेच दी। तो अंग्रेजों को कितने फायदे हुए? फायदे सुनो, एक तो हमें गुलाम बनाया, तो हमारे देश में से जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ते प्राइस पर अपने देश में ले गए, फिर वहां सामान प्रोड्यूस किया और हमारे देश में बेचा तो प्रॉफिट कमाया। इस बीच में एम्प्लॉयमेंट अंग्रेजों के देश में जनरेट हुई, वहां फैक्ट्री है, वहां लोग काम कर रहे हैं, वहां के लोगों को पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट हो रही है, इनकम भी वो लोग कमा रहे हैं। तो हमारे देश का तो बुरा ही बुरा है इसके अंदर। तो बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया। एक्सपोर्टर का मतलब हमारे देश से वो रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे और जो भी फिनिश्ड गुड वो प्रोड्यूस करते थे उसका हमें इंपोर्टर बना दिया। इंपोर्ट का मतलब परचेज होता है, हम लोग अंग्रेजों से परचेज करने लगे। इसकी भी कहानी पूरी आगे आएगी, राइट। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने ना एक रास्ता बनाया। देखो मैं समझाता हूं आपको। करीब इस तरफ है इंग्लैंड, मान लो, तो अंग्रेज हमारे देश में पीछे से पूरा घूम के ऐसे मुंबई से एंट्री करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने बीच में से रास्ता तोड़ मोड़ के बना दिया
आसान रास्ता इंडिया में ट्रैवल करने का, वो रास्ता आपको दिखाऊंगा, मजेदार रास्ता। आगे इसकी डिटेल में पढ़ाई भी है दोस्तों। ये मान लो लंदन है और ये हमारा प्यारा छोटा सा बनाया हुआ मैंने देश भारत है। तो अंग्रेज ऐसे हमारे देश में आते थे पानी के रास्ते से, 19,800 किलोमीटर का रास्ता था। फिर अंग्रेजों ने बीच में पानी का रास्ता बनाया, 2-4 जगह तोड़फोड़ किया, ये तोड़फोड़ किया, ये तोड़फोड़ किया, ये तोड़फोड़ किया और रास्ता बना दिया। अंग्रेज 11,600 किलोमीटर में अब इंडिया पहुंच जाते थे। तो बड़ा रास्ता था, इसको छोटा किया अंग्रेजों ने और इस रास्ते का नाम दिया सुएज कैनाल। बीच में एक जगह पड़ती है सुएज, इसको बनाने में इजिप्ट देश की सरकार ने बहुत हेल्प करी थी अंग्रेजों की। तो ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सुएज कैनाल अंग्रेजों ने कब बनाई, तो ये मैं आगे भी आपको पढ़ाने वाला हूं। वैसे दोस्तों अंग्रेजों ने ये 1869 में बना ली थी, बहुत बाद में, मतलब बनाने में समय तो लगता ही है, तो बहुत बाद में बनाई, लेकिन अंग्रेजों को इस पानी के रास्ते का शॉर्टर रूट मिला और उन्हें ट्रेड करने में बहुत हेल्प हुई। हमारे देश से आना जाना उनका बहुत छोटा रूट हो गया एज कंपेयर टू दिस बिग रूट। अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे हम। अब आपको सबसे पहले ये समझाता हूं, चैप्टर के कंटेंट पे आ गए, कि अंग्रेजों के आने से पहले जब अंग्रेजों का राज नहीं था हमारे देश में, तो हमारा देश कैसा था। भाई हमारा देश अपने आप में राजा था, राजा, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। इंडिया किसी भी दूसरे देश के टुकड़ों पे नहीं पलता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारा देश आजाद हो गया ना, तो हमने देखा इंडिया के टुकड़े हो चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के हिस्से में एक बड़ा इलाका चला गया जहां पर गेहूं चावल का ज्यादा प्रोडक्शन होता था, उस इलाके का नाम था सिंध, और बड़ा पंजाब पाकिस्तान को मिल गया। तो इंडिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि मेजर फूड प्रोड्यूस करने वाला इलाका पाकिस्तान पे चला गया। तो इंडिया ने अमेरिका से फूड ग्रेन को इंपोर्ट कराना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर यार फूड ग्रेन की प्रॉब्लम हुई किस वजह से, तो डिसइंटीग्रेशन की वजह से हुई। इंडिया को तोड़ दिया। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना। इंडिया को डिसइंटीग्रेट किया तो फिर इंडिया में फूड की प्रॉब्लम देखने को मिली। इंडिया ने विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट होना सीख लिया। हम अमेरिका से फूड ग्रेन को इंपोर्ट कराते थे, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। तो फिर अंग्रेजों के आने से पहले हमें किसी से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, अपने आजाद है, सेल्फ सफिशिएंट है, पूरा खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। और मेजर काम धंधा इंडिया के लोगों का एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादातर लोग घुसे हुए थे, एग्रीकल्चर का ही मेन काम था। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों, अराउंड 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर देश के अंदर 100 लोग हैं तो 85 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। जैसे कि मान लो एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक बंदा एग्रीकल्चर में काम करता है, तो डिपेंडेंट कितने हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ये चारों। हाँ, जो काम करता है भाई वो एग्रीकल्चर से जो भी लाएगा वो चारों खाएंगे ना। हाँ, तो एक बंदा डायरेक्टली एग्रीकल्चर में घुसा हुआ है और 3 बंदे इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देश का ज्यादातर पोर्शन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। हाँ, जिंदा रहने के लिए यही था। लेकिन एक बड़ी बात आपको समझाऊं मैं दोस्तों, इंडिया बहुत फेमस था हाथ के कामों के लिए। हाथ के कामों की जो इंडस्ट्री होती है उसको हैंडीक्राफ्ट या फिर हैंडलूम इंडस्ट्री बोलते हैं। आज के टाइम में जैसे बंदे बोलते हैं ना हवाबाजी करने के लिए, लुई विटॉन, गुची, अरमानी, ये चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो पुराने जमाने में हमारे देश के जो हाथ से बनाई हुई चीजें थी वो बहुत फेमस थी। तुमने राजाओं के राजा नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर का। ऐसे बड़े बड़े राजा चाहते थे यार इनको ड्रेस मिले तो इंडियंस, इंडिया की बनी हुई ड्रेस इनको बहुत पसंद थी, क्योंकि इंडिया हाथ के कामों में कढ़ाई बुनाई इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। तो भाई चाहे नक्काशी हो गई हो, मतलब कोई डिजाइनिंग हो गई हो, जैसे कि आज तुम कप ले लेते हो, प्लेट ले लेते हो, एक दूसरे को बर्थडे पे गिफ्ट विफ्ट देते हो, फोटो वोटो छपवा के, उस टाइम पर इंडिया के जो बर्तन थे उस पर ऐसे कढ़ाई करते थे, ऐसे डिजाइनिंग करते थे, बहुत फेमस थी भाई, बहुत फेमस थे। इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था दोस्तों। मैं बताऊं, वो देखा तुमने आजकल कोई लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी के अंदर पत्थर होते हैं ऐसे वाले कुछ, ये पत्थर होते हैं, लोग अंगूठी पहनते हैं। जो इनके अंदर ये पत्थर है ना, चाहे उनको बोलो नीलमणि, लाल पत्थर, पन्ना, हीरा, ये बहुत प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। प्रेशियस मतलब महंगे स्टोन्स होते हैं। तो इंडिया इनके लिए बहुत ज्यादा ही फेमस था। जी हाँ मेरे दोस्त, तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें आपको कुछ 3 बातें बताऊंगा। टॉपिक का नाम है अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया कैसा था। तो अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया कैसा था उसके बारे में 3 पॉइंट मेरे दोस्त।
लिखा है बिफोर द एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है एंट्री। एनसीईआरटी के वर्ड है जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज। इंडिया में अंग्रेजों का राज शुरू होने से पहले इंडिया कैसा था? पॉइंट नंबर 1, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिया किसी के सामने झुकता नहीं था, इंडिपेंडेंट था। ओके। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब जिंदा रहना। एग्रीकल्चर जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था। मैं बोलता हूं कि अराउंड 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। एंड इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट वर्क, जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। आगे पढ़ेंगे हम। इन द फील्ड ऑफ कॉटन, इंडिया की कॉटन, कॉटन जानते हो ना, रुई। आपने तो देखा होगा, गांधी जी भी थे ना, चरखा ले लेके रुई से वो धागा बनाते थे। फिर धागे से दोस्त दरी बनती थी, टी शर्ट बनती थी, कपड़े, कुर्ता पजामा, ना जाने क्या क्या बनता था, राइट। कॉटन में बहुत फेमस था। सिल्क, सिल्क का तुमने सुना होगा, सिल्क की साड़ियां होती हैं, तो इंडिया का सिल्क बहुत फेमस था। इंडिया के बहुत सारे मेटल, प्रेशियस स्टोन्स बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, मेटल में स्टील भी होता है। स्टील क्या होता है भाई? अरे स्टील वो होता है जिसकी चम्मच तुम्हारे घर में होगी, पता है ना? हाँ, इंडिया इसके लिए बहुत फेमस था। हाथ से बहुत सारे मेटल बन जाते थे। जैसे कि आज भी मेरे को पता है कि मैं कुछ दिन पहले अपने घर के लिए कढ़ाई खरीद के लाया हूं, और वो कढ़ाई लोहे की है, वो हाथ से बनाई हुई है। मेरे घर के पास कुछ लोहार रहते हैं, वहां से खरीद के लिए आया। तो हाथ से कढ़ाई बर्तन वगैरह बनते थे भाई, आजकल तो मशीन से बनते हैं। तो ये 3 पॉइंट है इंडिया के बारे में। लेकिन अगर बच्चे को मैं जेन्युइनली बताऊं कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, ये तो मैंने आपका बेस सेट कर दिया। यहां से ही बहुत कुछ पेपर के अंदर आ सकता है, जो मैंने बताया था। एक स्टोरी थी जो मुझे बतानी थी अपने प्यारे देश भारत के बारे में। अब तुम्हें बताऊंगा, इस चैप्टर का मेन फोकस रहेगा 6 चीजों पर। ये 6 आइटम पढ़ने हैं आपको, जो मैंने शुरू में बताए थे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की डिटेल। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा ये वाला टॉपिक है, फिर ये छोटे छोटे टॉपिक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो चलो मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। लेकिन बीच में ही आपको बता दूं, जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये वाले नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप में आपका विश्वास बैच है। विश्वास बैच पे जाओगे, आप सेलेक्ट करोगे चैप्टर, क्लास जो भी है, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। ओके, चलो जी जान लेते हैं भाई, एग्रीकल्चर के सामने लव सर क्या पढ़ाने वाले हो आप। देखो भाई, एग्रीकल्चर के सामने आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर के हालात क्या थे, और फिर उस हालात के रीजन क्या थे। आई रिपीट मेरे दोस्त, आपको ये 6 आइटम पढ़ने हैं आजादी के टाइम पर। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना है, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए 1947 के आसपास, तो हमारे देश में इन 6 चीजों के क्या हालात थे। तो सबसे पहले आप देखोगे एग्रीकल्चर कैसा था, क्या कंडीशन थी, क्या स्टेट थी एग्रीकल्चर की, और फिर वो स्टेट क्यों ऐसी थी। गंदी स्टेट थी, बोलते हैं भाई इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत थम गया था, थमने को बोलते हैं स्टैग्नेंट। इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत स्टैग्नेंट था, स्लो था। स्टैग्नेंट का मतलब स्लो हो जाता है, मतलब ज्यादा कोई खास तरक्की इंडिया के एग्रीकल्चर में हो नहीं रही थी। ऐसा क्यों, ये चीजें देखेंगे। अभी तो और बता देता हूं आपको। देखो भाई, अंग्रेजों का राज था। जब किसी का राज होता है ना, जब कोई अपने आप को सरकार समझता है, तो वो देश के लोगों से टैक्स भी वसूल करता है। तो अंग्रेज लोग इंडिया के फार्मर से टैक्स वसूलते थे। उस टैक्स को वो रेंट बोलते थे। कहते भाई तू जमीन पे काम कर रहा है, तू कुछ पैसा कमाएगा, तो उस पैसे का कुछ हिस्सा हमें दे दे। तो रेंट वसूलने के अंग्रेजों ने बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरीके निकाल रखे थे अपने हिसाब से। अंग्रेज बोलते थे भाई ये लो जी सिस्टम कैसे कैसे है, ये देख लो जरा। ये फार्मर है, अंग्रेजों ने बोला फार्मर से जो भी तू फसल उगा रहा है उसका एक पोर्शन टैक्स के तौर पे हमें दे। रेंट बोल लो, या अगर आपने आमिर खान की मूवी देखी है लगान, तो इसको लगान भी बोलते थे। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स को जमा करते थे। और दोस्तों ये जो सिस्टम था बड़ा मस्त सिस्टम था अंग्रेजों के लिए टैक्स को वसूलने का। लेकिन ये सिस्टम हर जगह काम नहीं करता था। कहीं कहीं अंग्रेजों ने बोल रखा था कि भाई एक पूरा गांव है, ठीक है, इस गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। ठीक है, ये गांव पूरा मिलकर उस रिप्रेजेंटेटिव को टैक्स जमा कराएगा और ये रिप्रेजेंटेटिव अंग्रेजों को दे देगा। ठीक है, तो ये गांव को बोला जाता था मेरे दोस्त महल। महल नहीं, महल। और सिंगल किसान को बोलते हैं रियौत। साउथ इंडिया की लैंग्वेज में रियौत बोलते हैं मेरे ख्याल में, है ना। तो अंग्रेजों का जो स्टाइल था रेंट कलेक्ट करने का इंडिविजुअल फार्मर से, अंग्रेज सीधा रेंट जहां जहां लेते थे वहां वहां के सिस्टम को बोलते थे रियौतवाड़ी सिस्टम। कौन सा? रियौतवाड़ी सिस्टम।
ये हर जगह पॉसिबल नहीं था। अंग्रेजों ने देखा भाई कहीं कहीं ऐसा पॉसिबल है कि हम इंडिविजुअल फार्मर से टैक्स ले सकते हैं, कहीं कहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला एक विलेज का प्रधान बना देंगे, उस प्रधान से टैक्स वसूल लेंगे। विलेज को बोलते हैं महल, महल का मतलब ऐसे होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे किए, अब ये अपना एक बंदे को टैक्स दे देंगे, उससे अंग्रेज ले लेंगे। इसको बोलते थे महलवाड़ी सिस्टम। जहां जहां अंग्रेजों को लगता था कि ये चलाना है, उस राज्य में या उस इलाके के अंदर ये सिस्टम चला दिया। अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम चल रहा था, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा फेमस था एक जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम सबसे खतरनाक सिस्टम है। अंग्रेज क्या करते थे भाई, एक विलेज है या एक बड़ी सिटी है, उसका एक हेड बनाते थे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हेड बनाते थे। उस हेड को बोलते थे जमींदार। उससे फिर ले लेते थे पैसा। लेकिन जमींदारी सिस्टम में थोड़ी सी और बातें भी हैं जो आपको जाननी है, जो डिफरेंट बनाएगी। देखो मेरे दोस्त, ये फार्मर्स हैं, गांव के फार्मर्स, सबके सब अलग अलग आकर इस मिडलमैन को टैक्स देंगे। ये मिडलमैन ब्रिटिशर्स को टैक्स दे देगा। इसको बोलते थे जमींदार या फिर जागीरदार। जागीरदार भी वर्ड यूज किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अब फर्क क्या था, अंग्रेज भाई जमींदार को पूरी छूट देते थे कि तू इनसे कितना भी टैक्स ले सकता है। अंग्रेजों ने बोला जमींदार को, भाई मेरे को 20% टैक्स दिए, तो ये जमींदार इनसे 40%, 60%, 70%, जितना मर्जी टैक्स चार्ज कर सकता है, और फिर इनसे टैक्स लेकर अंग्रेजों को उतना ही दे देगा जितना चाहिए था। महलवाड़ी सिस्टम में ऐसा नहीं था। महलवाड़ी सिस्टम में तो भाई जितना अंग्रेजों ने मांगा है उतना ही टैक्स इसको मिलेगा और उतना ही आगे दे देंगे। खैर इतनी डिटेल में ये तीनों सिस्टम नहीं है, बस आपको ये जान लेना है कि जमींदारी सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम था अंग्रेजों के द्वारा रेवेन्यू हासिल करने के लिए। रेवेन्यू का मतलब कमाई हासिल करने के लिए। यहां पर खुली छूट थी मिडलमैन को कि तो भाई जितना मर्जी रेंट चार्ज कर ले। अब ये मारते पीटते थे फार्मर्स को विदाउट नोइंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। फार्मर की क्या कंडीशन चल रही है पैसों की, इनको मतलब नहीं था। ये उनको बोलते थे भाई तू टैक्स दे, टाइम पर टैक्स नहीं देगा तो तेरी जमीन छीन लेंगे। हाँ, जमीन छीन लेते थे, बड़े तेज थे। तो आज आपको समझाना चाहता हूं कि इंडिया की एग्रीकल्चर के हालात क्या थे, पॉइंट नंबर 1। फिर उस हालात के पीछे जबरदस्ती जिम्मेदार आदमी, जमींदारी सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो मैंने बोला एग्रीकल्चर सिस्टम में 2 चीजें पढ़नी है, स्टेट और कॉजेस। तो पहले आते हैं स्टेट पे। एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, हालात में देखेंगे इंडिया वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिविंग। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिविंग था। एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। ओके, लो लेवल की प्रोडक्टिविटी थी, यानी स्टैग्नेंट था एग्रीकल्चर। स्टैग्नेंट का मतलब स्लो। लो लेवल की प्रोडक्टिविटी होने का मतलब ये होता है कि लोगों की प्रोडक्शन करने की पावर बहुत कम थी, क्योंकि लोगों के पास कोई अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। राइट। फिर डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। मॉनसून का मतलब होता है रेनफॉल। इंडिया का एग्रीकल्चर बारिश के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट था। बारिश अच्छी आती थी तो खेतों को पानी मिलता था, फसल बड़ी हो जाती थी। बारिश अच्छी नहीं आती थी तो फसल उगेगी नहीं, तो सारे मामले खराब। लेकिन वो जमींदार फिर भी टैक्स वसूलते थे। बड़े बुरे, बड़े गंदे, बड़े नटखट थे। राइट। ऐसा क्यों हुआ, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है भाई। इंडिया के एग्रीकल्चर की स्टेट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे स्टैग्नेंट थी, बुरी थी, घटिया थी, बर्बाद था इंडिया का एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट जमींदारी सिस्टम। और बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। अंग्रेजों ने बहुत गंदे हालात पैदा कर दिए थे। अंग्रेज कहते थे फार्मर को तुम उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करो जिन चीजों को हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। अंग्रेज जानबूझकर ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराते थे जिससे अंग्रेजों की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जा सके। यानी अंग्रेज प्रोड्यूस करवाते थे ये कॉटन, कॉटन से वो लोग शर्ट वगैरह बना देते थे। अंग्रेज प्रोड्यूस करवाते थे जूट, जूट से बन जाती है बोरी या रस्सी, तो फैक्ट्रियों के अंदर जो भी सामान बन सकता था। तो अंग्रेज ऐसी चीजें प्रोड्यूस करवाते थे, ना जाने मतलब अंग्रेजों को इंडिया के अंदर कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कराने में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। कैश क्रॉप्स का मतलब यही क्रॉप्स है जिससे धंधा होता है, बिजनेस होता है। राइट। बल्कि हमें कराना चाहिए था फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा, गेहूं, चावल, इन चीजों का प्रोडक्शन करवाते। लेकिन अंग्रेजों ने इन चीजों पर फोकस नहीं किया, फोकस किया कैश क्रॉप्स पे। जब फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे फोकस ना करके कैश क्रॉप्स से प्रोडक्शन किया जाए तो इस चीज को बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को उन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया, एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा जी, तो भाई देख लेते हैं बुरे हालात क्या क्या थे। लो जी, पॉइंट नंबर 1,
ये लिखा है कॉजेस ऑफ स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बर्बादी के कारण क्या थे? पहला पहला सबसे बड़ा कारण तुम देख रहे हो यहां पर, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, ये हेडिंग दे देना, या तुम्हारा मन करे तो जमींदारी सिस्टम लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया में फार्मर से रेंट को कलेक्ट करने के 3 सिस्टम थे, लेकिन जमींदारी सिस्टम मेन लिखा जाता है क्योंकि सबसे मेन वही था, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चल रहा था, राइट। तो बोलते हैं अंडर ब्रिटिश रूल जमींदार, जिसे लैंडलॉर्ड बोल सकते हो, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कल्टीवेटर्स को बहुत सारे तरीके से। कल्टीवेटर्स वो जो फार्मर्स कटाई करते हैं उसको कल्टीवेटर बोलते हैं, राइट। 3 तरीके यहां लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों तरीके आपको समझा देता हूं। पहला तरीका था कि यह बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, हाई रेंट हाई लगान चार्ज करते थे। ये देखते नहीं थे कि मॉनेटरी कंडीशन क्या है फार्मर की, उससे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, कोई बीमार है, प्रॉब्लम हो गई, धे चाटे बोलते पैसा दे, ऐसे करते थे वो। अगर कोई रेंट पेमेंट करने में फार्मर डिले हो गया तो पनिशमेंट के तौर पर वो उसकी जमीन के ओनरशिप राइट ग्रैब कर लेते थे। ग्रैब का मतलब होता है हथियाना, अपने कब्जे में उसकी जमीन ले लेते थे अगर कोई लेट हो जाता था। अब सरकार जो होती है ना, सरकार का धर्म होता है, फर्ज होता है कि वो फार्मर के लिए कुछ अच्छा करे, जो एग्रीकल्चर है उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए, ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस करवाए, थ्रैशर जैसी मशीन इंट्रोड्यूस करवाए जो गेहूं को फिल्टर करने में हेल्प करती है। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ठुल्लू किया है, ठुल्लू टिंडा किया है अंग्रेजों ने हमारे देश की एग्रीकल्चर के लिए। तो बोलते हैं दे डिड जीरो एफर्ट्स टुवर्ड्स मेकिंग इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। तो उन्होंने 3 तरीके से बर्बाद किया। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, बताओ जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ने, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, इसने कैसे बर्बाद किया? पहला, बहुत ज्यादा रेंट चार्ज किया, अगर कोई रेंट देने में डिले होता था उसकी जमीन छीन लेते थे, और जमीन की इंप्रूवमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं, जीरो एफर्ट्स किए हैं। लेकिन ये तो पॉइंट नंबर 1 है, ये अकेला 3 नंबर में आ सकता है। 2 पॉइंट और कराता हूं आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनेगा कि अंग्रेजों ने कुछ खास हमारे देश की जमीन के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करवाई, पानी की सुविधा प्राप्त नहीं करवाई। पानी तो चाहिए होता है ना, इरिगेशन, जैसे कि आजकल ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं, नहीं किया उन्होंने। तो पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर मेरे दोस्त, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स। तो अंग्रेजों की तरफ से अगर बात बोली जाए तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ना के बराबर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन का मतलब पानी की फैसिलिटी। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नेग्लिजिबल का मतलब होता है इग्नोरेबल, ना के बराबर। फर्टिलाइजर का यूज ना के बराबर करते थे। फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर का यूज ना के बराबर करते थे। दिस एडेड टू रून द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, इन सब चीजों ने फार्मर्स की कंडीशन को रून करने में एडिशन किया, मतलब ये भी और ऐड होते हैं अंग्रेजों के द्वारा फार्मर्स को बर्बाद करने के प्रयासों में, राइट। थर्ड था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले इसकी डेफिनेशन सुनो, पेपर के अंदर आ सकती है। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे फोकस करना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। अब क्या मतलब होता है कैश क्रॉप्स का? कौन कौन सी कैश क्रॉप्स थी? कैश क्रॉप्स को कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं भाई, जैसे कि इंडिगो, इंडिगो वो हिंदी में नील बोलते हैं। सफेद कपड़ों को जब धोते हैं ना, तो सफेद कपड़े धोने के बाद हम उसको नील में से निकालते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर में उजाला हो सकता है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, है ना। कोई घर में दुकान से जाओगे, नील पूछोगे, नील दे देगा आपको, उसकी खेती करवाते थे। अंग्रेज बहुत सारे सफेद कपड़े पहनते थे, मेनली सफेद ड्रेस उनकी होती थी। तो सफेद कपड़ों को साफ रखने के लिए नील की जरूरत बहुत होती है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, राइट। लेकिन इसको छोड़ दो। तो फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, एटसेट्रा। लेकिन इंस्टीड वो फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस और व्हीट पर फोकस नहीं करते थे। तो भाई साहब इससे हुआ क्या? इससे फार्मर्स फूड क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो फूड क्रॉप्स की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी इंडिया के अंदर। इंडिया को फेस करना पड़ रहा था शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड क्रॉप्स पे ये ध्यान नहीं देते थे। तो भैया इस चक्कर में आप बोल सकते हो देयरफॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन्ड बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी। इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गई, पुरानी हो गई, राइट। ओके, रिपोर्ट है, क्या है मामला? ओके, 3 पॉइंट हो गए भाई। ये नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं चाहता था कि देख लेते एक बारी कि एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं, हल्का बहुत मजे लेते हैं एमसीक्यूज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? 4 लाइन दी हुई है, गलत लाइन कौन सी है बस ये बतानी है, ठीक है। पढ़ते हैं भाई, पहली लाइन पीले रंग से पढ़ेंगे। नियरली 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक है। 85% के आसपास
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट था। इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल। इंडिया फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल के लिए सेल्फ सफिशिएंट था? नहीं नहीं नहीं, अबे हम फूड ग्रेन तो इंपोर्ट करा रहे थे यूएसए से, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये लाइन गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड जमींदारी सिस्टम। हाँ, जमींदारी, रियतवाड़ी, महलवाड़ी सब कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। उन्होंने कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन को प्रमोट किया था, मतलब कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो 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 करो, फूड को रहन दो, कैश को कर दो, ऐसे ऐसे कर रहे थे, बड़े गंदे थे भाई। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली हमारा दोस्तों खत्म हो गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर का मेन फोकस इन 6 चीजों पे है। आप एक सेक्टर कर चुके हो, फिर बाकी सेक्टर धीरे धीरे होते चले जाएंगे, अब सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। यानी अब बारी है मैं आपको पढ़ाऊं इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले नंबर पे तो अब समझो तुम इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने पहली बात तो जो धंधे अच्छे चल रहे थे उनको बर्बाद किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी अच्छी चल रही थी, अंग्रेजों ने उसको बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया अभी देखने वाले। और एक देश को आगे ले जाने के लिए देश के अंदर कुछ फैक्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कोई खास प्रयास नहीं किया इंडिया में इंडस्ट्री डालने के लिए। छोटी मोटी इंडस्ट्री थी इंडिया में, जूट की थी जो पहले से चल रही थी, जूट से बोरी बन रही थी, रस्सियां बन रही थी। कॉटन की थी, कॉटन से कपड़ा बन रहा था, कपड़े को टेक्सटाइल बोलते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज इंडिया में थी। उसके बाद हमारे देश में टाटा की एक इंडस्ट्री आई, टिस्को, बस इतनी ही इंडस्ट्रीज थी। और 1940s में, 1940 के बाद कुछ छोटी मोटी पेपर की इंडस्ट्री, जैसे कि कॉपी किताब का पेपर होता है, कुछ छोटी मोटी सीमेंट की इंडस्ट्री आई। लेकिन ये 4-5 इंडस्ट्री होने से क्या होता है भाई, देश को तरक्की करनी है तो देश के अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट्री होनी चाहिए। फैक्ट्री होंगी तो लोग काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगी, पैसा अर्न करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे कि जो मेन चीजें होती हैं वो अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे थे, जो छोटी मोटी चीज होती है वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे कि मैं बोलता हूं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो हम नॉर्मली दुकान पे खरीदने जाते हैं, मैगी खरीद लो, टूथपेस्ट खरीद लो, ब्रश खरीद लो, तेल खरीद लो, साबुन खरीद लो, ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स तो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, छोटी मोटी मशीन चाहिए होती है इसके लिए। लेकिन दोस्त जो कैपिटल गुड्स होती है ना, ये होती है सबसे मेन। कैपिटल गुड्स का मतलब ही मशीन होता है। जिस देश में मशीन बनती है वो देश बेस्ट होता है, क्योंकि जिस देश में ज्यादा मशीन बन रही है उस देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस है। मशीन से ही तो आखिर प्रोडक्शन होना है। तो इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत थी। तो ऐसा बोलते हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वर नॉट सपोर्टेड बाय द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इंडिया में एक बार अगर नहाने का साबुन खत्म हो जाता था तो उसको आने में टाइम लगता था, ब्रिटेन से आना था। इंडिया में फैक्ट्री नहीं थी कि वो बनाए और लोगों को मिल जाए। आज तो सब ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। खैर हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ना क्या है। दोस्त इंडस्ट्रियल सेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो बातें पढ़नी है कि अंग्रेजों ने इंडिया के हाथ के धंधे को, जिसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट, इसको बर्बाद कर दिया था। बर्बादी को बोलते हैं डिके, डिके या डिस्ट्रक्शन, कुछ भी वर्ड यूज कर लो। तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कैसे इंडिया को बर्बाद किया अंग्रेजों ने। और दूसरे में पढ़ेंगे इंडिया में कोई मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। 2 पॉइंट पढ़ने हैं दोस्तों, 2 पार्ट में। 3 पॉइंट इसके बारे में पढ़ोगे, 3 पॉइंट इसके बारे में पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज आपको पहले जाननी है जो मैं बता देता हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। एक लाइन लो जी, ये कुछ इंडस्ट्रीज की फोटोज दिखाई दे रही है भाई। ये बंगाल के अंदर हमारी टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री थी, कपड़ा बनता था, आज भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। पैंट है, देखो ड्रेस होती है स्कूल की, कैसे देख रहे हैं अंकल ये पैंट के अंदर, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन कोई लेन देन नहीं है हमारा, हम तो ये देख रहे हैं। ये दोस्तों आपको दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, देखो कुछ कॉटन रुई की इंडस्ट्री थी और कुछ जूट की इंडस्ट्री थी। ये रुई वगैरह बनती है, बार बार दिखा रहा हूं, ठीक है। ये कॉटन बन रही थी, कुछ जूट बन रही थी। एक थी टाटा स्टील, टाटा स्टील, पहले इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते थे, टिस्को, आज टाटा स्टील बोलते हैं। 1907 में ये एस्टैब्लिश हुई थी जमशेदपुर नाम के इलाके में। स्टील से क्या बनता है आप सब जानते हो, स्टील से बहुत सारे बर्तन बनते हैं, गेट भी बनते हैं, ग्रिल भी बनती है, बहुत सारा यूज होता है स्टील का, आप सब जानते हो अच्छे से, राइट। तो ये स्टील का था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कहानी हम शुरू कर देते हैं एक और फैक्ट के साथ।
1932 में हमारे देश के अंदर हवाई जहाज की सेवा स्टार्ट की गई और उसका नाम था टाटा एयरलाइन। टाटा ने स्टार्ट की। आज के टाइम में दोस्तों इस एयरलाइन का नाम बदल गया है, इसको हम बोलते हैं एयर इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, कहते हैं इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के दो तरफा मोटिव थे, टू फोल्ड मोटिव। ये पेपर के अंदर आ जाता है, टू फोल्ड मोटिव। क्या मोटिव थे? पहला मोटिव था इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जैसे कि और दूसरा था इंडिया को इंपोर्टर बनाना फिनिश्ड गुड्स का, तो लिख दिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स टू मेक इंडिया, क्या बनाना इंडिया को? ये दो चीजें, पहली और दूसरी, ये मेन चीज थी। एक्सपोर्टर इंडिया रॉ मटेरियल बेचता ही था अंग्रेजों को बहुत सस्ते रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे बेचता था, राइट। ठीक है जी, आगे देखो, थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है दोस्तों। मेन चीज आपको देखनी है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंगाल में थी, इसके बारे में। भाई साहब, कपड़ों में सबसे फेमस था कॉटन का कपड़ा। कॉटन के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, उस वैरायटी में एक स्पेशल वैरायटी थी, उसे बोलते थे मुस्लिन। आज भी तुम देखोगे तो तुम्हारी मम्मी, ताई, मौसी, भाभी, बहन जानती होगी शायद, जब सूट खरीदने जाती होगी तो बोल दो मसलिन। मसलिन या मुस्लिन बोलते हैं। दुकान वाले को जाके बोलो मसलिन का सूट दे दो, अच्छा खासा बढ़िया सूट होता है। ठीक है, मसलिन के अंदर भी एक स्पेशल टाइप थी जो दक्कन में पैदा होती थी। दक्कन, दक्कन नहीं, ढाका में। ढाका आज तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, देश अलग हो गया। पहले ढाका में एक मसलिन नाम का कपड़ा बनाया जाता था, उस कपड़े को बोलते थे दक्कई मसलिन। क्या बोलते थे? दक्कई मसलिन। ये ढाका के आसपास का एरिया, राइट, आज बांग्लादेश की कैपिटल है। दोस्तों दक्कई मसलिन एक फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन थी, और जो ये फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन था या मसलिन का फाइनेस्ट वैरायटी था, इसको राजा, महाराजा, किंग्स वगैरह इसको यूज करते थे, और इसके नाम रखे गए थे। फॉरेन ट्रैवलर्स इसको बोलते थे मलमल शाही या मलमल खास, या फिर बोलते थे भाई ये रॉयलिटी के लिए या राजाओं के द्वारा पहनने जाने वाली चीज है। तो आप प्लीज ध्यान रखेंगे। कॉटन तो तुम जानते हो, कॉटन के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, उसके अंदर एक मसलिन है। मसलिन के अंदर भी एक फाइनेस्ट वैरायटी होती है, उस फाइनेस्ट वैरायटी को बोलते थे मखमल खास या शाही मखमल, जो भी बोलना था। ये एक नॉलेज है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आओ। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे मेन कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल की मील तक ही लिमिटेड थी। मील होती है इनकी, कॉटन और जूट की फैक्ट्री को मील बोलते हैं। तो बोलते हैं अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी 1801 से शुरू हो जाती है, 1801 से लेकर 1900 तक, 19वीं सदी। अब 100 सालों के अंदर 100 सालों मतलब 100 ईयर्स, सालों मतलब वो साले नहीं, ईयर्स, वर्षों की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन 100 वर्षों के अंदर दो हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। 1801 से लेकर 1850 तक फर्स्ट हाफ है, 1850 के बाद से लेकर 1900 तक सेकंड हाफ है। तो भैया ठीक है, सेकंड हाफ की बात कर रहा है तो लगभग मैं बोल रहा हूं आपसे 1851 से लेकर 1900 तक की बात कर रहा है। इस टाइम के अंदर बोलते हैं कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर नहीं थी, सब स्लो ग्रो कर रही थी, कॉटन और जूट की इंडस्ट्री देखने को मिलती थी बस। लेकिन अब इसके बाद देखा जाए, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है 1901 से 2000 तक, राइट। तो 1907 के अंदर अगस्त के महीने में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खुली, टिस्को, जो कि बहुत फेमस है। ये जमशेदपुर में है, आज के टाइम में झारखंड में है जमशेदपुर। तो भैया ये थी। बट दीज इंडस्ट्रीज वर द रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये इंडस्ट्रीज इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने खोली थी, अंग्रेजों का इसमें ठुल्लू योगदान था, मतलब कुछ योगदान नहीं था। द गवर्नमेंट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी लिमिटेड। अंग्रेजों ने अगर कुछ किया था इंडस्ट्रीज बनाने में, तो वो इंडस्ट्री बनाई थी जिससे अंग्रेजों का फायदा हो। जैसे कि अंग्रेजों ने पोस्टल सिस्टम बना दिया, रेलवे बना दी, तो उससे अंग्रेजों का फायदा था। अंग्रेजों ने 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। अब देखो, ये समझाऊंगा अभी। तो रेलवे से ना अंग्रेजों को फायदा होता था, क्योंकि रेलवे को अंग्रेज खुद यूज करते थे, इंडियंस को यूज करने नहीं देते थे।
तो मान लो अंग्रेजों को कोई सामान कश्मीर से कन्याकुमारी भेजना है तो ट्रेन के थ्रू बहुत आसानी से चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। लेकिन इंडियंस को भेजना है कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसे कि इंडिया की हाथ से बनी हुई पश्मीना शॉल कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल कहीं जानी है तो जाने में टाइम लगेगा। तो अंग्रेजों का धंधा ट्रेन की हेल्प से जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। वो अपना सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट बहुत जल्दी जल्दी पहुंचा देते थे। इंडिया में प्रॉब्लम होती थी। अब मान लो कश्मीर से एक शॉल बनी है और वो तमिलनाडु जाएगी तो तब तक पहुंचेगी जब तक सर्दियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ट्रेन से फटाक से 2-4 दिन में हो जाता था बिजनेस। तो ठीक है जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में लव सर आप बता रहे हो, आपने बोला कि 2 पॉइंट पढ़ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। एक तो अंग्रेजों ने कैसे हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया, सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा, और फिर पढ़ाऊंगा आपको मैं अंग्रेजों ने कैसे हमारे देश में कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं बनने दी। तो इस पे आते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी इंडिया का हाथ से बना हुआ सामान था वो पूरी दुनिया में फेमस था। इंडिया उसको बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी करता था। चाइना में एक्सपोर्ट करता था, श्रीलंका में एक्सपोर्ट करता था, ईरान में एक्सपोर्ट करता था। तो इंडिया एक्सपोर्टर था हाथ से बनी हुई चीजों का। अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के हाथ से हुए बने सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। टैक्स लगाने से हमारा ही सामान बहुत महंगा हो गया, और जब हमारा सामान महंगा हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, तो धंधा स्लो हो गया, धंधा बर्बाद हो गया। राइट, अब इस टैक्स की बात सुनो। देखो भैया, टैक्स को हम टैरिफ भी बोलते हैं। टैरिफ तब बोलते हैं जब ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगाया जाए। जब इंडिया से बाहर सामान बेचा जाए तो जो टैक्स लगेगा उसको टैरिफ बोलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो भी टैक्स लगता है ना उनको टैरिफ बोलते हैं, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो इंडिया में जो सामान बन रहा था, इंडिया के डोमेस्टिक सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ। मान लो 100 रुपए की टी शर्ट इंडिया को बेचनी थी, इन्होंने 600 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब ये टी शर्ट 700 रुपए की बिकेगी, तो बंदा सोचेगा यार 100 वाली टी शर्ट 700 में मिल रही है, मैं तो नहीं खरीद रहा। तो इस तरीके से इंडिया का धंधा खराब हो गया। अब दूसरा, इंडिया का धंधा खराब किया स्टाइल ने, हवाबाजी ने, फैशन ने। अंग्रेजों के देश से जो भी सामान इंडिया में बनकर आता था वो थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगता था, वो फैशनेबल लगता था, क्योंकि मशीन से बनकर आया है। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें फॉरेन कंट्री की मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर पाई। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने के मोटे मोटे 3 कारण बनते हैं। पहला कारण बनता है कि भेदभाव वाला टैक्स, यानी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का सामान कहीं पर भी बेच लो बहुत महंगे में बिकेगा क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा लग गया है। और इंडिया को कोई रॉ मटेरियल अगर ब्रिटेन को देना है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। भेदभाव हो गया ना, हम अपना पैसा कमाने के लिए हैंडीक्राफ्ट का सामान बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स है, और अंग्रेज जो हमसे खरीद रहे हैं, हम जो अंग्रेजों को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं है। अगर मान लो 5 रुपए का रॉ मटेरियल है तो अंग्रेज 5 रुपए में खरीद लेंगे। टैक्स फ्री एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, है इस पर टैक्स नहीं लग रहा ताकि अंग्रेजों को ही महंगा पड़े, नहीं हो रहा। तो डिस्क्रिमिनेशन थी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। दूसरा रीजन था हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करने का कि इंडियन गुड्स मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन नहीं कर पाई। तीसरा बड़ा रीजन था रेलवे। रेलवे का यूज कर रहे थे अंग्रेज, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी यूज कर रहे थे बिजनेस के लिए इंडिया में। भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल रेल को यूज करके पहुंचा देते थे, लेकिन इंडियंस को यूज करने देते नहीं थे रेलवे। तो भाई देखो जी, देखो सीधे सीधे 3 पॉइंट आते हैं मेरे दोस्त, ये याद करने हैं आपको, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है भाई, ये लो जी, कॉजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। डिस्ट्रक्शन को मैंने बोला डिके। इसके 3 बड़े बड़े रीजन बनते हैं। पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी थी। हैवी टैक्स लगता था इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे, और टैरिफ फ्री विदाउट टैरिफ एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का। उस पर टैक्स नहीं है जो अंग्रेज खरीद रहे हैं, बल्कि हम धंधा बना रहे हैं उस पर टैक्स है। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, अंग्रेजों के देश से जो सामान आ रहा था वो सस्ता था, चीप और बेटर इन क्वालिटी लगता था लोगों को, स्टाइल बाजी होती थी इससे, तो लोगों को पसंद आ गया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ इंडिया में। रेलवे ने भाई अंग्रेजों की मार्केट को एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है। बहुत लो प्राइस में रेलवे का ट्रैवल हो जाता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान चला जाता था। सो इन वजह से डिमांड फॉर एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड टू फॉल। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो एक्सपेंसिव हो गया था, इसकी डिमांड फॉल होनी स्टार्ट हो गई, लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इससे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डाउनफॉल हो गया, बर्बादी आ गई। रेलवे के बारे में बताता हूं, प्लीज मेरे दोस्त ध्यान रखना। देखो भाई, इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में, ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे का मतलब होता है इंडिया में रेलवे का काम शुरू हो गया था। ये फैक्ट दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो पेपर में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा।
लेकिन जो तुम्हारे पास संदीप गर्ग टीआर जैन बुक है उसमें लिखा है 1853 में रेलवे स्टार्ट हुई थी। ना 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 ना, ये पहली बात तो ईयर आपके एनसीईआरटी में है नहीं, इसको क्लियर करो। और ये सच है कि पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से लेकर थाने तक, मुंबई के पास एक जगह है थाने, वहां तक चली थी 1853 में। जब भी कोई तुम सरकारी नौकरी का पेपर दोगे तो तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मतलब पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। लेकिन दोस्त ये जो काम है ना, ये पहली बात तो पैसेंजर ट्रेन का नहीं है, ये बिजनेस के लिए ट्रेन है, जैसे मालगाड़ी होती है ऐसी ट्रेन का यूज है, राइट। लेकिन वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर बताया हुआ है कि 1854 के अंदर पहला रेलवे ब्रिज बनाया बॉम्बे से थाने। ब्रिज क्या होता है? पुल। जब तुमने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो नीचे देखा होगा कहीं पानी आता है, नदी आती है, तो ट्रेन पुल पे चल रही होती है। तो बॉम्बे से थाने की जो पहली ट्रेन चली थी उसके लिए ब्रिज 1 साल बाद 54 में तैयार हुआ। हाँ, तो एनसीईआरटी में ये वाला और ये वाला फैक्ट है, इसलिए पेपर में ये आ सकते हैं। ये तुम्हें फालतू की हवाबाजी के लिए दूसरी किताबों में, गूगल में कहना ना जाने कहां ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। हम तो भाई अपने इंडस्ट्रीज पे हैं। मैंने बोला इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको पढ़ना है अच्छे से दबा के, तो 2 बातें इंडस्ट्रीज में। पहला पढ़ लिया हैंडीक्राफ्ट कैसे बर्बाद हुआ, अब पढ़ना है मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी इंडिया में। तो देखते हैं भाई 3 पॉइंट इसके बारे में, बड़े छोटे छोटे हैं। कहते हैं अंग्रेजों ने अगर कोई भी धंधा इंडिया में किया, छोटा मोटा धंधा किया, छोटी मोटी इंडस्ट्री सेट की, लेकिन वो इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए थी कि वो अंग्रेजों को ही फायदा दे। जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था, लेकिन अंग्रेजी उसको यूज करते थे। अंग्रेजों ने बनाई पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस इंडिया में एक बड़ी पोस्टल सर्विस 1837 में स्टार्ट की गई, मतलब बड़ा पोस्टल सर्विस अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। और अगर तुमने देखा हो कि चिट्ठी भेजनी पड़ती है, चिट्ठी जब तुम भेजते हो तो उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाते हैं, स्टिकर को टिकट बोलते हैं। तो इंडिया की वो टिकट, उसको हम बोलते हैं पोस्टेज स्टैंप। इंडिया की पहली पोस्टेज स्टैंप 1852 में बनी। तुम बोलोगे सर ये ईयर्स याद करने, अरे वो दे दूंगा आपको लिस्ट, उसकी टेंशन मत लो, बस मेरी बातें सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं, राइट। हाँ, तो 1852 में बनी। तो अंग्रेजों ने कुछ पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया के लिए स्टार्ट किया, लेकिन ये जो भी यूज किया वो खुद ने यूज किया, इंडियंस को यूज करने नहीं दिया। तो स्लो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। पहला पॉइंट लिखा हुआ है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट किसकी थी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने कुछ एंटरप्राइज, कुछ बिजनेस खोले, लेकिन वो लिमिट में, वो उनके ही लिए थे, हमें यूज नहीं करने देते थे। तो लिखा है ओनली फ्यू पब्लिक सेक्टर सर्विसेज या एंटरप्राइज सच एज रेलवे, बिजली, पोस्ट, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ वो होता है टाइपिंग वाइपिंग करने का एक माध्यम होता है, टाइपिंग करते हैं और चिट्ठी भेजते हैं, वैसा टेलीग्राफ होता है, गूगल करके देख सकते हो। वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू इंक्रीज द मार्केट साइज ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सिर्फ अंग्रेजों का सामान हमारे देश में ज्यादा बिके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। भाई साहब अंग्रेज हमारे देश में आए ही इसलिए थे ताकि वो हमारे देश से माल ले जाए, पैसा ले। इनका वन एंड सोल मोटिव यही था कि अंग्रेज अपने देश की डेवलपमेंट करे, अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करे, हमारे देश का चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है लोप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लोप साइडेड का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफा। कहते हैं इंडिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वन साइडेड था, यानी वन साइड बताता हूं, एक देश का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, टू साइड होना चाहिए। एक देश में कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री भी होनी चाहिए और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। मशीन बनाने की इंडस्ट्री को बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, वो ना के बराबर थी। तो लिखते हैं द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लोपसाइडेड। इंडस्ट्री की ग्रोथ एक तरफा थी, इन द सेंस दैट, इस सेंस में बोल रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वाज नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड बाय द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर गुड्स को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, बस इतनी सी बात है। तो एक तरीके से बोल सकते थे यार सिंपल लैंग्वेज में कि इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज की शॉर्टेज थी और लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील वाली इंडस्ट्रीज, इनकी प्रॉब्लम थी। एक ही इंडस्ट्री थी इंडिया में। नो प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोई प्रायोरिटी अंग्रेजों ने नहीं दी। ये बेसिक और हैवी का मतलब क्या होता है? हैवी मतलब दोस्त बड़े बड़े उद्योग, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, ये चीजें। तो कुछ नहीं उन्होंने होने दिया। तो टिस्को ही था एक, टिस्को वाज द ओनली हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया। टिस्को ही हैवी इंडस्ट्री थी, एक ही इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जूट और कॉटन की भी थी, लेकिन यही मेन थी। तो कुल मिला के आप यहां 3 पॉइंट पढ़ चुके हो। क्वेश्चन क्या आ सकता है?
दोस्तों जब तुम ये नोट्स डाउनलोड करोगे ना तो एंड में आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है और कैसा आंसर लिखते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास पूरे नोट्स ऐसे पहुंच जाएंगे। डाउनलोड कर लेना। कहां से डाउनलोड करोगे दोबारा बता देता हूं। पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप में विश्वास बैच में जाओगे तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो क्लास को सेलेक्ट करके। राइट, ओके, रिपोर्ट चल रहा है मामला, आगे चलते हैं। मेजर पोर्शन हमारा हो चुका है। मैंने बोला कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 6 चीजें पढ़ोगे आप। मेन फोकस 6 चीज पर रहेगा। आप एग्रीकल्चर कर चुके, इंडस्ट्री कर चुके, ये बड़े बड़े टॉपिक थे। अब ये चूरन टॉपिक बचे हुए हैं। तो हम आते हैं अगले नंबर पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। राइट, ये पढ़ाऊंगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चलो जी भैया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। लो जी दोस्तों, अब आपको एक बात समझाता हूं। 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर आपने बात समझी होगी कि एक देश में बड़े बड़े 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, इसे हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। यानी एक देश में जितने भी काम धंधे हैं उनको 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम धंधे हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स के काम धंधे हैं, लैंड नेचुरल रिसोर्स है, इन सबको हम एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, इनको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और दोस्त जो सर्विस होती है जैसे कि टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सर्विस टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में आती है। तो मैं बोलूं आजादी के टाइम पर, कब? आजादी के टाइम की बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। अगर इंडिया में 100 लौंडे थे जो काम कर रहे थे, तो मैं बोलूं इंडिया की वर्कफोर्स 100 थी। 100 लोग काम कर रहे थे, उसमें से मैं बोलता हूं 72.7% लोग एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे, 10.1% लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे और 17.2% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे। तो बस जो ये टोटल वर्कफोर्स है ना, इसका डिवाइड करके समझाना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा, लोग किस किस काम धंधे के अंदर घुसे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आज के टाइम का नहीं, पुराने जमाने का पढ़ रहे हैं अभी। अगर आप बोलोगे सर ये डेटा मुझे याद नहीं होता, तो एग्जैक्टली याद करना भी नहीं है। आप चाहो तो इसको 70-75% लिख सकते हो, आप चाहो इसको 10 से 11% ऐसे लिख दो, आप चाहो इसको 15 से 18, 16 से 18 जैसे मर्जी लिख दो, टीचर बुरा नहीं मानेगा। एग्जैक्ट डेटा याद करना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। राइट, हाँ, तो फिर से बताता हूं। चलो, कंटेंट है भैया, लिख के बात होगी। लो जी, लिख के बात कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों सेक्टर में हमारे देश के कितने कितने लोग काम करते हैं, इस बात को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, क्लासिफाई करके दिखाओ। और ये दिखाने को ही बोलते हैं कि आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हो। ऑक्यूपेशन का क्या सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो बता रहे हैं। तो बड़ा ही गंदा सिस्टम था, ये बता देता हूं आपको। 3 बातें तो आप जान चुके हो कि कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे। अब बड़ी बात आपको ये जाननी है कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस्ड कहा जाता है। अनबैलेंस्ड क्यों भाई? अनबैलेंस्ड ग्रोथ इसलिए थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। देखो यहां तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं इसमें। तो बैकवर्ड था एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, और इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 70 है। बताओ कितना डिफरेंस है, अनबैलेंस्ड हो गया ना। हाँ, इसमें भी अजीब ही है, बैलेंस नहीं था कि भैया 30-35 30-35 30-35 तीनों में हो। और बताता हूं भाई, पहले राज्य नहीं होते थे, स्टेट नहीं होते थे, पहले होते थे प्रेसिडेंसी, रियासतें होती थी। जब बोलते थे ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब साउथ इंडिया पूरा हो गया। गुजरात भी इसमें आता था, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका सब इसमें आ रहा था। भाई बॉम्बे को तुम देखोगे तो यहां एग्रीकल्चर ना के बराबर था, इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज थी। राइट, लेकिन तुम उड़ीसा को देख लो, पंजाब को देख लो, राजस्थान को देख लो, यहां एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर थी। तो बोलते हैं इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी रीजनल वेरिएशन थी। रीजनल का मतलब रीजन वाइज, इलाके वाइज। वेरिएशन का मतलब बहुत ज्यादा अंतर। कुछ सेक्टर में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा और कुछ में है ही नहीं, है ही नहीं, मेंटेन नहीं है बराबर। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई 4 नंबर तक का। बताओ इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की स्टेट कैसी थी। आपको 2 पॉइंट जानने हैं मेन, अनबैलेंस्ड और रीजनल वेरिएशन। लेकिन जब पेपर में आएगा तो 4 पॉइंट बन रहे हैं,
आप बोलोगे सबसे पहले एग्रीकल्चर मेन सोर्स था भाई, 72.7% लोग एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे। फिर 10.1% लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में घुसे हुए थे। फिर 17.2 लोग काम कर रहे थे इन द सर्विस सेक्टर। ये तो बहुत बेसिक बात है, अंदर की बात। देयर वॉज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी क्योंकि अलग अलग सेक्टर में बढ़िया से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। इट इंडिकेट रीजनल वेरिएशन, इससे पता लगता है रीजनल वेरिएशन थी। लिखा है देयर वॉज राइज इन द एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स इन द पंजाब राजस्थान एंड उड़ीसा। उड़ीसा बोला था ना, पंजाब राजस्थान उड़ीसा, इन तीनों के अंदर ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। लेकिन जहां तक की बात की जाए, बट अ फॉल इन द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की बात की जाए, यानी पूरे साउथ इंडिया की बात की जाए, तो वहां पर एग्रीकल्चर में लोग कम काम कर रहे थे। तो वेरिएशन हो गई, मतलब अंतर हो गया। बस इतना ही काम खत्म। भाई मैं बोल रहा हूं ना, इस चैप्टर के अंदर 6 चीजें आपको पढ़नी है। अब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, टेंशन मत लो। हम ये 3 सेक्टर पढ़ चुके हैं। अब आएंगे दोस्तों, ये वाला पढ़ाता हूं पहले, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे आते हैं, बहुत इजी है। जब जब मैं बात करूं डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या को बोलते हैं डेमोग्राफी। तो इंडिया की जनसंख्या के बारे में कुछ बताओ, तो क्या बताऊं मैं? कितने लोग मर रहे थे, कितने लोग पैदा हो रहे थे, कितने लोग गरीब थे, कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने साल तक हम जिंदा रहने की उम्मीद करते थे, ये सब बताना है मुझे। राइट, तो धीरे धीरे करके बात करते हैं, 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। पॉइंट नंबर 1, देखो दोस्तों, ओवरऑल गरीबी फैली हुई थी इंडिया की जनसंख्या में। पढ़े लिखे लोगों की बात करो तो 16% लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेसी 16% थी। लड़कियों में वो 7% थी। लड़कों की अलग से नहीं बताई तुम्हारे कोर्स में, ओवरऑल 16% और लड़कियों की 7%। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई कि सर 16% पढ़े लिखे थे, ओवरऑल 7% लड़कियां पढ़ी लिखी थी, ये बुक में दिया हुआ है। पूछते हैं अनपढ़ कितने थे, इलिटरेट कितने थे? तो भाई 16% पढ़े लिखे थे, तो 84% इलिटरेट थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, समझे? आपको एक बात बताऊं, अच्छे से सुनना जरा मेरी बात। बहुत अजीब सी बात बताने वाला हूं, क्योंकि दिल पे लगने वाली बात होती है दोस्त। इन्फेंट वर्ड के बारे में सुनो, ढंग से सुनना इसको यार। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम का बच्चा। छोटा सा बच्चा होता है ना, 1 साल से कम का बच्चा। अगर मान लो इंडिया में 1000 बच्चे पैदा हुए थे आजादी के टाइम पर, तो उसमें से 218 मर जाते थे। 2000 बच्चे पैदा हुए 1 साल में, तो 436 बच्चे मर जाते थे। मतलब एक आइडिया है, और डबल करते रहोगे तो इसको भी आगे बढ़ाते रहोगे। तो यार इन्फेंट मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि 1 साल में अगर 1000 बच्चे पैदा होंगे तो 218 बच्चे अपनी 1 साल की लाइफ पूरी नहीं कर पाते थे, 1 साल से पहले मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी इतनी कुछ खास। तो बहुत गंदी बात है। आज के टाइम में तो ये लगभग 33 है, 33 बच्चे आज भी इंडिया में मर जाते हैं। अगर एक बंदा पैदा होता था तो वो इंडिया में उम्मीद रखता था कि 32 साल तक जिंदा रहेगा। वो और भी हो रहे थे, अंग्रेज परेशान भी करते थे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, लोग जल्दी जल्दी मर जाते थे। ये मैं बता रहा हूं कैसे। मान लो एक देश में 2 लौंडे हैं, ए और बी। ए की उम्र 20 साल, 20 साल में ये मर गया। इसकी उम्र 100 साल, ये 100 साल में मरा। तो इस देश की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे आएगी? 20 और 100 दोनों को प्लस करो, 120, जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो 2, तो बोलेंगे इस देश में लोग 60 साल तक जीते हैं। अब कोई कितने भी साल में, ऐसे ऐसे 32 साल थी तो कोई 1 साल में मर गया, कोई 99 साल में मर गया, ऐसा भी हो सकता था। राइट, कुछ भी हो सकता था। तो सबकी अलग अलग है वैसे तो, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोलते हैं, जब कोई बंदा पैदा होता है तो 32 साल की उसकी उम्मीद रहती है कि देश के अंदर वो जिंदा रह सकता है। अच्छा जी, 48%, 48 पर 1000 ही काउंट होता है, ये डेथ रेट थी, ओ सॉरी बर्थ रेट थी। डेथ रेट थी 40। 48 के बारे में बात करें तो मान लो पैदा हो रहे हैं तो 40 मर रहे थे, तो यानी 8 का सर्वाइवल रेट था, जिंदा रहने का रेट, बचने का रेट। तो ऐसे कुछ पॉपुलेशन का डेटा हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताऊं कि हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था। भाई पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं ना, तो हर 10 साल में काउंटिंग करते हैं।
तो सबसे पहले हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया गया 1881 में, आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन की काउंटिंग को बोलते हैं सेंसस। तो इंडिया में पहली बार सेंसस 1881 में हुआ, उसके बाद हर 10 साल में सेंसस हुआ, हर 10 साल में। 1881 के बाद 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, ऐसे 10 साल में हम पॉपुलेशन को काउंट करने लगे धीरे धीरे करके। 1921 में हमने कुछ स्पेशल देखा। ये देखा भैया कि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत स्लो ग्रो कर रही थी, और 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। तो इसलिए हमने 1921 को बोल दिया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बड़ा ही अजीब ईयर बोल दिया। डिवाइड का मतलब डिवीजन। कहते हैं 1921 में पॉपुलेशन की काउंटिंग करने से हमें यह पता चला कि 1921 से पहले पॉपुलेशन बहुत स्लो रेट से ग्रो हो रही थी। वो रेट कितनी थी आपके कोर्स में गिवन नहीं है। और 1921 के बाद पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड में, बच्चे बच्चे दे दनादन पैदा होने लग गए, तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत फास्ट रेट में ग्रो हो रही थी, तो इसलिए डिवाइड वाला ईयर बन गया। बीच में क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो हर 10 साल में काउंट होती है, लेकिन 2021 में काउंट नहीं हुई, कोरोना आ गया था। 21 की जगह आप 2025 में काउंट होनी है, ठीक है। फिर 10-10 साल में होती रहेगी, फिर वो देखेंगे। तो इतनी बात आपको कवर अप है। अब दोस्तों, जब हमारे देश की पॉपुलेशन स्लो ग्रोथ रेट होती है ना, तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहला फेज। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, जनसंख्या बदल रही है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहला फेज 1921 से पहले था, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड फेज यहां था। क्या ये क्या पढ़ा रहा हूं भाई? पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ इंडिया का फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब था? हम बोलेंगे बिफोर 1921। ये होता क्या है फर्स्ट फेज? फर्स्ट फेज का मतलब आप ये जान के चलो कि जब पॉपुलेशन स्लो ग्रो करती है तो उसको फर्स्ट फेज बोलते हैं, जब पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है तो उसको सेकंड फेज बोलते हैं, या सेकंड स्टेज बोल दो। चलो जी, स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस को इंडिया के बारे में। तो आपके सामने ये रहा कंटेंट। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था, इसके बाद हर 10 साल में होता है। और हम यहां सिर्फ पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि यह भी कैलकुलेट करते हैं कि देश के अंदर डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, लोगों का गरीबी का लेवल क्या है, बहुत सारी चीजें काउंट करते हैं। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज जनरली लो बिफोर द 1921, and after this year there has been considerable and continuous increase in the population। बहुत तेजी से पॉपुलेशन को कंसिडरेबली बढ़ते हुए देखा, और इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, और बाद में बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। आओ जी आओ, ये है मेन कंटेंट। 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई भी 3 से 4 पॉइंट तुम्हारे पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं। बोल देगा भाई स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक सेक्टर बताओ, तो आप कोई भी जितने नंबर का उतने पॉइंट लिखना, 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखना, 4 नंबर का 4 पॉइंट लिखना। तो क्या क्या है भैया? बोलते हैं हाई बर्थ रेट थी 48, बहुत ज्यादा है। डेथ रेट भी हाई थी 40, बहुत ज्यादा है। इनका डिफरेंस होता है 8, तो ये 8 था हमारा सर्वाइवल रेट, जिंदा रहने का रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 32 ईयर्स थी। लिटरेसी रेट 16% थी, और लड़कियों की 7% थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई था, 218, आज के टाइम में 33 है। पॉपुलेशन भी आज के टाइम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आज के टाइम में 69 है। कहते हैं रैम्पेंट पॉवर्टी थी। रैम्पेंट का मतलब होता है, रैम्पेंट का मतलब ओवरऑल, हर जगह गरीबी थी, लोगों पे बहुत कम पैसे थे। मान लो एक बंदा 100 रुपए कमाता है, तो 80 से 90% अपने पैसे वो बेसिक चीजों को खरीदने में ही गुजार देता था। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब था। तो बोलते हैं लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल यूज्ड टू स्पेंड 80 to 90% ऑफ देयर इनकम ऑन द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब रोटी कपड़ा। अरे भैया, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो बेसिक नीड्स पे 10-15-20% खर्च करूंगा, तब कुछ पैसे बचाऊंगा। जब पैसे बचाऊंगा तो स्टाइलिश चीजें भी खरीदूंगा, घड़ी खरीदूंगा, फोन खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, चश्मा खरीदूंगा, तभी तो खरीदूंगा। लेकिन जब मैं अपनी इनकम का 80 to 90% रोटी कपड़े पे खर्च कर रहा हूं, तो कोई अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे एंजॉय कर पाऊंगा? तो इसलिए बोलते थे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। मेजर पोर्शन तुम रोटी कपड़े पे खर्च रहे थे, इतने ही पैसे लोग कमाते थे। कहानी खत्म। डेमोग्राफिक सेक्टर हमारा हो गया। दोस्तों मैंने आपको ये 3 सेक्टर और ये डेमोग्राफिक करा दिया। अब पढ़ाता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी फॉरेन ट्रेड का सेक्टर पढ़ाता हूं। जब भी फॉरेन ट्रेड की बात होगी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होगी। एक्सपोर्ट का मतलब देश से सामान बाहर जाना, और इंपोर्ट का मतलब विदेश से सामान देश के अंदर आना। इंपोर्ट का मतलब परचेज होता है, और एक्सपोर्ट का मतलब सेल होता है। एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाते थे। अब देखो जरा भैया, अब तुम्हें पता ही है
कि अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक स्पेशल रास्ता बनाया था, सुएज कैनाल 1869 में, पता है ना आपको? तो लिखा है कंटेंट आपके लिए, द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल बेसिकली इट इज अ शॉर्टर रूट ऑफ वाटरवे बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, 1869 में था। इट गिव इजी एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। एक्सेस का मतलब पहुंच, अंग्रेजों की इंडिया में आसानी से पहुंच हो गई थी, छोटा रूट हो गया था, और इससे उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस हो गई थी। अब भाई देखो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस कैसे होगी? अंग्रेज जब इतना लंबा रास्ता तय करके आते थे तो ज्यादा फ्यूल लगता था, छोटा रास्ता तय करके आते थे तो कम फ्यूल लगता था, तो पेट्रोल कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, राइट? तो दोस्त, फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट, फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं चाय की कॉम्पोजिशन क्या होती है, चाय की कॉम्पोजिशन क्या होती है, मतलब चाय के अंदर क्या क्या होता है? आप बोलोगे पानी होता है, दूध होता है, चाय की पत्ती होती है, चीनी होती है, अदरक होती है, इलायची होती है, और लौंग भी हो सकती है ना। ये चाय की कॉम्पोजिशन है। मैगी की कॉम्पोजिशन क्या है भाई? उसमें मैदा है, मसाला है, राइट? ऐसे हमारे देश के फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या थी? यानी आपको बताना है कि हम किस चीज को एक्सपोर्ट करते थे और किस चीज को इंपोर्ट करते थे। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स को, रॉ जूट, रॉ कॉटन, और इंपोर्ट करते थे बनी हुई चीजों को, फाइनल गुड्स को, राइट? पहला पॉइंट ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है डायरेक्शन, कि हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड का डायरेक्शन, किस दिशा में ट्रेड था, कौन से देश के साथ हम ज्यादा ट्रेड करते थे। तो यहां बोला हुआ है मोर देन 50% ट्रेड हम ब्रिटिशर्स के साथ ही करते थे। अंग्रेजों ने हमारे देश का ट्रेड ऐसे कंट्रोल किया हुआ था कि मोर देन 50% ट्रेड हम अंग्रेजों के साथ करते थे। एक तरीके से अंग्रेजों ने अपनी बड़ी मोनोपोली बना ली थी। छोटा मोटा ट्रेड हम करते थे श्रीलंका से, चाइना से, ईरान से, लेकिन ज्यादा ट्रेड हम उससे ही करते थे। डायरेक्शन में ये बताना होता है। फिर एक बात लीक हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने एक बात लीक की थी। इन्होंने बोला कि अंग्रेजों के साथ हमारे देश का ट्रेड हो रहा है, हम अंग्रेजों को सामान बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट बेचकर जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा होता है एक्सपोर्ट सरप्लस या ट्रेड सरप्लस। हमारे देश के लोग ट्रेड सरप्लस, फॉरेन ट्रेड से पैसा कमा रहे थे। हमारे देश का सामान अंग्रेजों को जा रहा था, कुछ तो पैसा आता होगा, कमा रहे थे। तो ये पैसा कहां खर्च होना चाहिए? ये खर्च होना चाहिए इंडिया की ग्रोथ पे। लेकिन अंग्रेज खर्च नहीं करते थे इंडिया की ग्रोथ पे, बल्कि अंग्रेज कहीं पर युद्ध लड़ रहे हो, वॉर, तो वॉर के लिए बम, गन, पिस्टल कहीं से खरीदनी हो तो हमारे पैसे को यूज करके खरीदते थे। अंग्रेजों को अपने ऑफिस चलाने हो, एडमिनिस्ट्रेशन चलानी हो, तो हमारे पैसे को यूज करते थे। तो दादा भाई नौरोजी ने यह पॉइंट आउट किया कि फॉरेन ट्रेड में जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस का पैसा होता था, अंग्रेज उसको इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करते थे, बल्कि अपने खर्चों के लिए, चाहे वॉर एक्सपेंसेस हो, चाहे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी हो, उसके लिए यूज करते थे। तो इंडिया का पैसा ये ले गए अपने देश में। एक वर्ड है ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है बहाकर ले जाना, ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी। तो दादा भाई नौरोजी ने बोला इंडिया की प्रॉपर्टी को अंग्रेज बहाकर ले गए, ऐसे तरीके से लूट लिया, कमाई का हिस्सा यहां वहां खर्च कर दिया। तो भाई फॉरेन ट्रेड के बारे में 1 2 3 पॉइंट पढ़ने हैं आपको। लो जी, 1 2 3 पॉइंट्स। सबसे पहला, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या थी? आप बोलोगे भैया जो अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था, इसके अंदर रॉ मटेरियल यानी प्राइमरी प्रोडक्ट, इसको तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, ये बनकर आते थे, और हमारे देश से कच्चा सिल्क, कच्चा कॉटन, है ना, ये जाता था अंग्रेजों के देश में। रॉ मटेरियल जाएगा, फिनिश्ड गुड आएगा। ये था कॉम्पोजिशन। डायरेक्शन क्या था? तो ब्रिटेन मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल, अंग्रेजों ने बहुत बड़ा मोनोपोली कंट्रोल बना रखा था इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। ड्यू टू दिस मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ब्रिटेन की तरफ ही रोक रखा था 50% से ज्यादा ट्रेड। छोटा मोटा ट्रेड था जो हम चाइना से करते थे, सिलोन से करते थे, और पर्शिया से करते थे। पर्शिया को आज के टाइम में ईरान बोलते हैं, सिलोन को आज के टाइम में श्रीलंका बोलते हैं। फिर दादा भाई नौरोजी ने बताया ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ का कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला जो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस था, या जो भी प्रॉफिट इंडिया ने अर्न किया था फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड, दैट वर नॉट यूज्ड इन एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ इंडिया, इस पैसे को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया गया। कहां खर्च किया गया? रादर इट वाज यूज्ड टू मेंटेन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों की एडमिनिस्ट्रेशन यानी अंग्रेजों के ऑफिस को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया, एंड एज वेल एज ऑन वॉर एक्सपेंसेस, अंग्रेज जो वॉर करते थे। और ऑल ऑफ दिस लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इंडिया की वेल्थ इससे बर्बाद हो गई, मतलब इंडिया का जो कमाया हुआ पैसा था अंग्रेज अपने देश में लूट कर ले गए। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात बोल दी। हाँ जी, आपको पता है ना इस चैप्टर के अंदर 6 चीजें पढ़नी है आपको, ये 5 सेक्टर में करा चुका हूं। अब आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे।
छठे सेक्टर पे खत्म होने वाला है बस चैप्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों ऐसी फैसिलिटीज जो एक देश के बिजनेस को बढ़ाएं। जैसे कि बिजनेस को चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए होती है, एक देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजली चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, आज तो इंटरनेट सर्विस भी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसी फैसिलिटीज जिससे धंधा अच्छा चले। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे इंट्रोड्यूस करवाई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज स्टार्ट की। अरे कुछ भी किया हो अंग्रेजों ने हमारे देश में, उनका मोटिव हमारे देश को अच्छा करना नहीं था। अंग्रेजों ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश को दिया हो, उनका मोटिव था कि उनका देश का भला हो। तो अंग्रेज इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद यूज करते थे, हमें यूज करने नहीं देते थे, लेकिन आज हम यूज कर लेते हैं, हम भी सीखे उनसे बहुत कुछ। तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो अंग्रेजों ने हमारे देश को दिया है। तो आ जाएगा पेपर में भाई अंग्रेजों ने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए, तो आप सीधा सीधा बोलना अंग्रेजों ने भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी, बैंकिंग सिस्टम दिया, लॉ एंड ऑर्डर दिया। लेकिन ये सब अंग्रेजों ने अपने देश को स्मूथली चलाने के लिए दिया, अपने देश के फेवर में दिया, इंडिया के फेवर में नहीं दिया। ये बात भी लिखनी है। चलो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं भाई। हम बात कर रहे हैं दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर की, राइट। देयर वर सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हाउएवर का मतलब होता है बट दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर नॉट इंटेंशनल। जानबूझकर अंग्रेजों ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर, बट प्योरली टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। वो खुद के देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहते थे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है मॉनेटरी इंटरेस्ट, पैसों का इंटरेस्ट। अच्छा क्या क्या था भाई, क्या क्या ऐसा अंग्रेजों ने दे दिया भाई साहब, लो जी। प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज स्पेशली रेलवे दिया इन्होंने 1850 में। इंडिया में कुछ पोर्ट बनवाए, पोर्ट होते हैं बंदरगाह, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पानी के रास्ते पे जहाज आते हैं ना, तो जहां पर जहाज रुकते हैं, जहां पर अपना सामान उतारते हैं, उस रास्ते उस जगह को बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज अंग्रेजों ने लॉन्च करी। अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव अस अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब ऑफिस, यार ये ऑफिस कैसे चलाते हैं, सीनियर जूनियर, किताबें, टेबल, ये सब हमारा सिस्टम नहीं था, अंग्रेजों ने बताया कैसे चलाते हैं, हम सीख गए। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, बैंक्स वगैरह मॉनेटरी सिस्टम अंग्रेजों की वजह से आया, करेंसी अंग्रेजों की वजह से छपने लगी, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ अपने लिए किया था, आज हम इसको यूज करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी अंग्रेजों ने दिया था, आज हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये चैप्टर कुल मिला के खत्म हो जाता है, यहां पर लगता है आपको ऐसा, लेकिन कुछ बातें आपको जाननी है। और सबसे मेन बात देखो दोस्त, जब मैं बात करूं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आज तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर किसने लिखा, कोई तो फैक्ट होगा। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस समय भी ट्राई कर रहे थे कि इंडिया के बारे में क्या हो रहा है हम लिखें। तो दोस्तों एक इंडिया के ग्रोथ के बारे में, इंडिया के आउटपुट के बारे में 5 लोगों ने बताया, यानी मैं बोलूं सन 1900 से लेकर 1950, इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। इस टाइम में इंडिया का टोटल नेशनल आउटपुट कितना बढ़ रहा था, या पर कैपिटा आउटपुट कितना बढ़ रहा था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, और ये देश का टोटल आउटपुट। तो 5 लोगों ने बताया कि इंडिया का आउटपुट लेस देन 2% टोटल बढ़ रहा था, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, जीडीपी, सब कुछ लेस देन 2% से बढ़ रहा था, और पर कैपिटा इनकम वाज ग्रोइंग अराउंड 0.5%। ये किसने बताया, 5 लोग थे, विलियम डिग्बी, फिडले शिरास, 2 लोग हो गए, अब 3 देसी थे, आरसी देसाई, दादा भाई नौरोजी और वीके आरवी राव। इन सबके अलग अलग एस्टिमेट थे, अलग अलग कैलकुलेशन थी, लेकिन ये कैलकुलेशन वीके आरवी राव की है, यही सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल और मेन थे। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ उन सभी नोटेबल इकोनॉमिस्ट के बारे में। नोटेबल मतलब जिनका नाम नोट किया जाता है, आज हिस्ट्री में नोट किया गया, उन इकोनॉमिस्ट के बारे में उन्होंने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया। तो भैया डेटा कलेक्ट किया, पीछे ही मैं आपको इसको पढ़ाना चाहता था, लेकिन ये टॉपिक यहां काम का है। तो जी मेरे दोस्तों, यू गाइज मस्ट नो दिस, देयर आर फॉलोइंग सम ऑफ द नोटेबल इकोनॉमिस्ट, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडले शिरास, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, बोला क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ ना तेरा नाम लेना ना तुझे याद करना, ऐसे मत सोचना, चैप्टर का नाम लेना है, चैप्टर को याद करना है, ध्यान रखना। तो बोलते हैं
आउट ऑफ दीज 5 इकोनॉमिस्ट, जो 5 लॉन्डे गिनवाए मैंने आपको, वीकेआरवी राव के जो एस्टिमेट थे, मतलब कैलकुलेशन थे, आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में माना गया। मोस्ट ऑफ द स्टडीज रिवील्ड दैट द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट इवन लेस देन 2% पर एनम ड्यूरिंग द 1950 से 1900 से 1950, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसे लिखा होता है कई बार लैंग्वेज में, और विद 0.5% ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट, अराउंड 0.5% थी, अराउंड। ठीक है, ये डेटा था। अब आ जाए भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन, ऐसे मान लो एमसीक्यू आ जाए, बताओ जी कौन सा नोटेबल इकोनॉमिस्ट था जिसका एस्टिमेट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था? तो भाई वो था वीकेआरवी राव। अगर किसी के अंदर चुल है कि इसकी फुल फॉर्म बता दो, गूगल करके मत देखना, यहां लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, फुल फॉर्म तुमसे कोई पूछेगा नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तुम जी, राइट। ठीक है जी सर जी, हो गया, क्या चैप्टर खत्म हो गया? बस ओवरऑल चैप्टर खत्म हो गया, 6 की 6 चीजें आप पढ़ चुके हो। बस मुझे ये दिखाई देता है 6 की 6 चीजें पढ़ने से कि इंडिया बहुत बैकवर्ड था आजादी के टाइम पे। एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त, इन सबका कंक्लूजन 4 नंबर में बन सकता है। क्या बनेगा कंक्लूजन? ये लो जी, ये राजी कंक्लूजन। स्टेट द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे इंडिया की फीचर बताओ। तो पहली फीचर, इंडिया बहुत बैकवर्ड था, बहुत स्लो था, स्टैग्नेंट मतलब स्लो। क्यों बैकवर्ड और स्लो? इंडिया के ग्रोथ लेवल से पता लगता है। इकोनॉमिस्ट ने बताया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया वाज ग्रोइंग एट लेस देन 2%, 2% से भी कम ग्रोथ रेट थी इंडिया की, राइट। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम जीडीपी से नापते हैं, तो इट इज इंडिकेटेड बाय लेवल ऑफ जीडीपी, लोअर लेवल ऑफ जीडीपी था एंड लोअर लेवल ऑफ नेशनल इनकम था। इंडिया एक डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, इंडिया यूएसए से इंपोर्ट करा रही थी फूड ग्रेन को, तो डिपेंड कर रही थी किसी दूसरे देश के ऊपर, राइट। अंग्रेजों से पहले इंडिया इंडिपेंडेंट था, अंग्रेजों के बाद में इंडिया डिपेंडेंट हो गया। फिर इंडिया डिप्लीटेड इकोनॉमी हो गई। डिप्लीट का मतलब बर्बाद। इंडिया के रिसोर्स अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा यूज कर लिए, तो रिसोर्स जब खत्म होते हैं तो बोलते हैं देश डिप्लीट हो रहा है। अंग्रेजों ने इंडिया के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है, गलत यूज किया है, भाई खराब भी कर दिए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर एक्सप्लॉइटेड टू द मैक्सिमम लेवल, बहुत बड़े लेवल पे जितने हो सकते थे उतने उन्होंने बर्बाद किए हैं। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी हो गया इंडिया। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है टूट गई इकोनॉमी, इंटीग्रेट का मतलब जुड़ना, टूट गया। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया दोस्तों, पाकिस्तान लिखा है ना यहां पर। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो गए भैया, बोलते हैं द पार्टीशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड शॉर्टेज ऑफ कॉटन एंड जूट बिकॉज द मेजर रिलेटेड एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। भाई ये कॉटन और जूट का हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और ये फूड ग्रेन का जो बड़ा हिस्सा है सिंध और पंजाब, वो असली बड़े पाकिस्तान में चला गया, तो शॉर्टेज तो हो ही गई भाई। ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर। लेकिन दोस्त अब तुम जानना चाहोगे सर और ऐसे क्वेश्चंस जो हम कर लें जो मुझे दूसरे लोगों से अलग बनाए, ऐसा कुछ बता दो। दोस्त यहां पर जब आप नोट्स को डाउनलोड करोगे ना तो यू विल बी हैविंग दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, इनका आंसर कैसे लिखना है ये सब तुम्हें बताया हुआ है। क्वेश्चन आंसर सब कुछ बताया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी होंगे जो आपको मिलेंगे। ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आंसर लिखना है। क्वेश्चन कितना भी खतरनाक आ जाए, आंसर इन्हीं कंटेंट में से होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्वेश्चन की भाषा बदल रही है लेकिन आंसर तुम्हारे पास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए आपको। बस एक अलग चीज बताऊंगा, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कितने सेक्टर होते हैं, तो आप बोलोगे 3 सेक्टर में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 2 सेक्टर में डिवाइड किया था। वो बोलते थे एक होता है प्राइमरी सेक्टर और दूसरा होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाँ, 3 नहीं बोला, 2 बोला, दूसरे का नाम ऐसा रख दिया कि उसमें 2 मिक्स हो गए। तो दोस्त जब ये क्वेश्चन आए तो आप 3 करना, लेकिन अपनी क्लास में जो हीरो बनता हो, जो टॉपर बनता हो, या फिर ऐसा बनता हो कि हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है, उस लॉन्डे से ये क्वेश्चन पूछ लेना या अपने टीचर मास्टर जी से पूछ लेना। हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज डिवाइडेड, या वॉज डिवाइडेड, वॉज कर दो इसको, चलो। ब्रिटिश इंडिया मतलब अंग्रेजों के राज का भारत, अंग्रेज थे उस टाइम, तब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती, बच्चों को क्या, मास्टर जी को भी कई बार नहीं पता होता। तो आप ये पूछकर चेक भी कर सकते हो और ये पूछकर उनको बता भी सकते हो। बस हुल्ले हुल्ले मत करना, मतलब ज्यादा हीरो मत समझना अपने आप को, बस बता दिया, मैंने बताना चाह रहा था इसलिए बता दिया, ठीक है जी। और बहुत सारे एमसीक्यूज हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपको मिलेंगे, वो मैं ठीक करके दे दूंगा, मतलब यहाँ पर आंसर भी मार्क करके दे दूंगा ताकि आपको बहुत सारी आसानी हो जाए इस चैप्टर को वन शॉट में करने की।
और फिर ठीक है दोस्तों, नोट्स अपने डाउनलोड कर लेना। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यार आप लोगों से मैं करता हूं। अगर आप चाहते हो कि हाँ भैया ये वन शॉट बहुत दबा के जबरदस्त था, तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, आप मुझे बताओ कि चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट आपको कब चाहिए। आपको चाहिए, उसकी नीड के हिसाब से हम उसको बनाएंगे, बस आपको बताना तो पड़ेगा। ये वन शॉट में ना यार दोस्तों, बड़ा चैप्टर बहुत कम टाइम में डिटेल के साथ कराना मेरा पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आके थोड़ी थोड़ी हेडिंग बता दी। हेडिंग बताने से तुम कहीं से भी कर लोगे, लेकिन एग्जाम वाला कंटेंट जो तुम्हारे काम है वो कराना चाहता हूं मैं आपको। राइट, एक बार रिवाइज करते हैं, डेट्स जो इस चैप्टर के अंदर गिवन है, ताकि आपको मजा आए। हाँ भाई, डेट्स भी रिवाइज करनी है, क्योंकि करनी तो है ही। सबसे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, ओके रिपोर्ट है, ठीक है राजे। फिर 1837 में पोस्टल सर्विस आई इंडिया में, ठीक है जी। 1850 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ, ठीक है जी। 1852 के अंदर इंडिया की फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप आई, चिट्ठी पे जो स्टिकर छपता है। 1854 के अंदर पहला रेलवे ब्रिज बना बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। वही फैक्ट बता रहा हूं जो आपके काम के है, किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, ये काम के है। 1869 में ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। चलो जी, इसके बाद 1907 में टिस्को कंपनी आई। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1932 टाटा एयरलाइन। और मेरे दोस्त, इसके बाद तो हमारा देश आजादी हो गया, 1947 में आजाद हो गया ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई मिसिंग ईयर है, वो कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि दूसरे बच्चों को पता लग जाए। और बस ये जो ईयर्स हैं वो आप अपने नोट कर लेना कॉपी के अंदर, ताकि मतलब मैंने जानबूझ के इसके सामने वो नहीं लिखा कि किस ईयर में क्या हुआ था, ताकि आप लिख लो। आपको लिखना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त, अभी तो आपने पहले चैप्टर का वन शॉट देखा है, ठीक है, चीजों को लिखना ट्राई करो। कई बार क्या होता है ना, बच्चा पढ़ लेता है, सीख लेता है, सुन लेता है, लेकिन एग्जाम में उसका ठंडा हाथ हो जाता है, लिख नहीं पाता, लिखने की आदत नहीं होती। लिखने की आदत बनाओ, कोई एक अपना एक पेन बना लो ऐसा, जो तुम उस पेन को बार बार यूज करते रहो, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। एक पेन को यूज करते रहते हैं ना तो स्पीड बढ़ जाती है, उसका सिक्का खाली हो जाए रिफिल कर लो, सिक्का खाली हो जाए रिफिल कर लो, या वो पेन टूट जाए तो वही वाला पेन दूसरा ले आओ। एक पेन को अपना साथी बना लो, वो पेन आपके हमेशा काम आना चाहिए। बस आएगा हमेशा काम, तो तुम हमेशा फ्लुएंसी से आंसर लिखोगे। ऐसा नहीं कि उससे मांग लिया, उससे मांग लिया, जो पेन हाथ लग रहा है उससे लिखे जा रहे हो, ऐसे स्पीड मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू गाइस, टाटा।